दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे 2022 के प्रीलिम्स के प्रश्नों को, जिसमें हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक की सॉल्व किए थे। अब इसके आगे के हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से जी चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने अपने मूल्यांकन से हटा दिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 62 से चलेंगे। इसको हम यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उपयुक्त निम्नलिखित पर विचार कर रहा है राज्य पर। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? तो विकल्प नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसके राइट ऑप्शन होगा डी वाला, चारों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। अगला विकल्प बोल रहा है ICRA नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारक एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला विकल्प बोल रहा है ब्रिकवर्ड रेटिंग एक भारत की साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे RBI नहीं होगा, इसके लिए सेबी होता है, तो फर्स्ट वाला गलत होता है। इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन होगा बी वाला, यानी कि 63 का बी। ICRA नाम से जाने जाने वाली एक क्षमता निर्धारण एजेंसी है, पब्लिक लिमिटेड है। और ब्रिकवर्ड रेटिंग एक भारतीय क्षमता निर्धारक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसमें BB के बारे में बोल रहा है, BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? चलिए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। RBI का गवर्नर बैंक बोर्ड का चेयरमैन बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है, तो आप जानते हैं पहला वाला बिल्कुल गलत है। RBI का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नहीं होता, तो हमें राइट ऑप्शन मिल चुका है, कौन सा है? बी वाला। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फिर भी बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयनों के लिए संतुति करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी और बी, यानी कि दूसरा और तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 65। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही बता रहा हूँ? चूँकि बॉन्ड की इक्वलिटी के लिए, चूँकि बॉन्ड को इक्वलिटी में यानी शेयर के इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, अतः परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें भुगतान करते हैं, तो बिल्कुल सही है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत में संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, तो ये भी हमारा सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि 65 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 66 यानी 66 का। उपयुक्त में से किन का सदस्य भारत है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश कोष, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, प्रौद्योगिकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, संघाई सहयोग संगठन SCO, यानी कि भारत इन तीनों का सदस्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का पढ़ते हैं। हाँ, ये भी करंट अफेयर्स से था। हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है, तो सही लग रहा है हमें। अभी देखते हैं आगे। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम एक आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र सर्वाधिक ई-कॉमर्स सेक्टर वियतनाम में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सेकंड वाला रॉन्ग है और फर्स्ट वाला राइट है। तो आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाले को काटते हैं, फर्स्ट और डी, ए और डी कट गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। हिंद प्रसाद में सर्वाधिक तो नहीं है, तो 5वां वाला विकल्प भी गलत है और चौथा वाला राइट है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वाला। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? उपभोक्ता मामलों का विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे नॉन फंजिबल टोकन के बारे में पूछ रहा है, NFTs। नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भौतिक परिसंपत्तियों की अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। ये अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। अगला विकल्प है तीसरा वाला, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए इसका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम में रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका राइट तीसरा वाला बिल्कुल ही गलत है और फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
70 70 बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं गांधी सागर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि 3 युग्म सम्मिलित नहीं है, 3 युग्म सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे 71 पे। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी कामबंदी के विषय में सूचना को संकलित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक विभाग, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो फैक्ट्रियों में क्या है, कामगारों की नियुक्ति, विवादों और समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचना संकलित करता है। आगे कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका के बारे में पूछा गया है। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन, पहला विकल्प है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बंद कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति मॉनिटर करता है। यह कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण के संदर्भ में सरकार को अधिसूचना के प्रति आपत्ति अनुसरण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो इसका फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनिश्चित यहाँ पे कोई गारंटी की बात नहीं है। तो इसका फोर्थ वाला अगर काटते हैं तो हम ए और सी में अभी हैं। आगे देखते हैं तीसरा वाला सही है कि नहीं। यह कोयला क्षेत्र में अधिग्रहण के संदर्भ में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी भी आपत्ति को अनुसरण करता है। तो यह सुन तो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला, यानी कि सी। प्रश्न को फिर से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के अधीन लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी वाला बोल रहा है जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित कर जाएगा। तो 73 में इसमें कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए वाला। क्या है, उसकी रोक को जनजातीय क्षेत्र को गैर जनजातीय लोगों में आंतरित करने से रोक लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 74 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है। एक कौन सा सही बोल रहा है, कितने सही है। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका वित्तीय पोषण करता है। तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्ष निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नवप्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। तो इसका सेकंड वाला भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी 1986 के अधीन गठित किया था। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रत्याय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना। यह संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। अगला विकल्प है पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठकें होती हैं। और विकल्प नंबर 3 है यह महासभा का अनुमोदित हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्यायों का आकलन करती है। तो 76 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। फर्स्ट और सेकंड गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालित हो रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कोड। अगला विकल्प बी बोल रहा है यह उत्तरी ध्रुवी के आसपास का देशों के ध्रुवीय क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाया जाने वाला एक मानक है। यह अगला विकल्प है यह आर्कटिक काउंसिल सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। यह ध्रुवीय जलराशि में परिचालित हो रहे जहाज़ों की सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 इसके बाद होगा 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में विचार करना। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के प्रेक्षक
स्थिति प्रदान कर सकती है, यानी गैर सदस्य राज्यों के प्रेक्षक की स्थिति प्रदान कर सकती है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका है, इसका सदस्य प्रक्षेपक का स्थिति प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने के प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका डी वाला हो, यानी कि तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। चाय बोर्ड सामूहिक निकाय है, यह किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न निकाय है, बिल्कुल ही गलत है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में, तो थर्ड वाला भी गलत है। इसके बोर्ड का दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, तीसरे वाले को पढ़ते हैं 1 और 4, तो डी। अगला विकल्प चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वाशिंग शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। मिथ्य रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ही सही है। आगे विकल्प पढ़ते हैं। इसका देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी लागतों को शामिल नहीं है। आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, किसी सरकारी कार्यक्रमों में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परिवर्तित कर मुख्य पृष्ठ का ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसे तापन प्रभाव होता है, तो दोनों ही विकल्प गलत है, क्योंकि इसका उल्टा कर दिया, इसका इसमें है और इसका इसमें है। तो राइट ऑप्शन अगर हमारा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 82 चलता है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, क्या सही कौन सा है। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी में रहता है। सोमालिया से गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहता है। इसका राइट ऑप्शन अगर हमारा सेकंड और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला गलत है। यहाँ पे बृहद रूप से शरणार्थी बस्ती है, ये क्वेश्चन विकल्प गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला। बस ये करंट अफेयर्स का था, उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था। इसको इस समय ना सॉल्व करें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़ते हैं। 83 को सॉल्व करते हैं। तुर्की राज्य के संगठन के सदस्य हैं जे मुल्ला 83। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी वाला। सीधे देख लेते हैं। सेकंड और 5, रोमानिया क्रोएशिया गलत है, आर्मेनिया भी गलत है, यानी उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। उस समय के जो करंट अफेयर्स की चर्चा में रहे थे, इस समय अगर इसे इग्नोर भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो सेकंड वाला सही है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी गोवा जे गलत है। गोवा में भारत का विशालतम तैरता हुआ सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं आप। इसकी किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। सभी राज्यों को चाहे वह तटीय हों या भूभाबद्ध भाग हों, जहाज़ों का प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक जाने का यानी यात्रा करने का अधिकार है, ये भी सही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहाँ प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो, यानी तीनों सही हैं। राइट ऑप्शन डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शोकाकु द्वीप विवाद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, जो इस समय समाचारों में था। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के बीच समुद्री विवाद होता था, तो राइट ऑप्शन इसका बी वाला होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। वैसे इन करंट अफेयर्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, देखिए पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में रहा प्रमुख कारण, वैसे इसको अगर छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, बी वाला। केवल 2 युग्म सम्मिलित हैं।
एक मिनट, इसमें सी वाला बी वाला नहीं होगा, इसका होगा सी वाला, सेकंड वाला गलत है। इसमें केवल 3 विकल्प सही है। वैसे इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स में उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, ये भी उसी तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला। चलिए इसको आप देख सकते हैं, आगे छोड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधि के संदर्भ में निम्नलिखित करना पर विचार करना। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एकमात्र की बात बोल रहा है, तो एक्सट्रीम वर्ड काट दें अगर सर, तो हमारे 2 या 3 में से, यानी बी और सी में से कोई एक सही होगा। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उसके बाहर हो, संरक्षण का समान अधिकार होगा, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड वाला गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी वाला। किसी संरक्षित वन्य जीव को मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका सही है, हम किसी को मार नहीं सकते, ना ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का बी वाला। आगे चलते हैं 80 नहीं 90, निम्नलिखित में से किस एक जीव को कुछ प्रजातियां कवक की कृषक के रूप में जानी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी ए वाला, चींटी। कॉकरोच, मेढक, कॉकरोच, केकड़ा और मकड़ी नहीं है। 91 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान, वह स्थान जहाँ पर राज्यों में है। धौली उड़ीसा में सही है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। जोगढ़ ये गलत है, क्योंकि जोगढ़ भी आंध्र प्रदेश में है और कालसी उत्तराखंड में है, तो हमारा फोर्थ वाला भी गलत है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। राज्य और राजवंश, तो इसका भी राइट ऑप्शन हमारा बी वाला है, यानी नागभट्ट गलत है, ननुज बिल्कुल सही है और नागभट्ट द्वितीय है। गुर्जर प्रतिहार, जय शक्ति परमाल और भोज का बोल रहा है राष्ट्रगुप्त, ये बिल्कुल गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य की बात बोल रहा है, के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति की कोई संदर्भ नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों को ज्ञात होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर सी, विकल्प सी को आप पढ़ना चाहें देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन हमारा है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जिसके राज्य में योग विशिष्टि का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया था, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा का विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति उद्घाटन की गई है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा रामानुज की शिक्षाओं का सही वर्णन निरूपित करता है? क्या है? रामानुज की शिक्षा की बात बोल रहा है, तो उनकी शिक्षा में क्या, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। ना ही शाश्वत पूर्णता की बात करता है, ना ही युक्तियों के आनंद के लिए मौलिक माध्यम, तर्क संगत युक्तियाँ, ध्यान का माध्यम भी गलत बोल रहा है, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए वाला। 96 पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित दिनों पर विचार कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, बिल्कुल सही। अलबरूनी ने सोमनाथ का वर्णन किया था, ये भी सही, और थर्ड वाला गलत है। राधाकृष्ण गलत है, राधाकृष्ण नहीं था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में बी कोशिका और टी कोशिका, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में बोल रहा है? यह शरीर में पर्यावरणीय प्रत्युषण यानी एलर्जी को संरक्षित करता है, यह शरीर में दर्द और सूजन का उपशमन करता है, यह शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। यह शरीर के रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। नैनो पार्टिकल्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट मिक्स है। परासूचक यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होते हैं, सिवाय की प्रकृति में अस्तित्व में नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है। नैनो पार्टिकल्स परिस्थिति यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी है, उससे नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं, और भी कई जगह है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा दूसरा और तीसरा। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों से परासूक्ष्म जो पर्यावरण आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड जो परासूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स हैं, कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। डीएनए बारकोडिंग के बारे में बोल रहा है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी का है। किसी पादप की आयु ज्ञात करना, आकलन करना, डीएनए बारकोडिंग से किसी की आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो पहला और तीसरा ए और सी कट गया। आगे चलते हैं। इससे समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता ज्ञात करना, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। प्रसाधन क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वांछित प्राणी या पादप की सामग्री की पहचान के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला। नंबर 100वां क्वेश्चन है, इसकी अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा उपयुक्त है? अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है वातावरण में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन गलत है और कार्बन मोनोऑक्साइड गलत है। तो अम्लीय वर्षा के लिए दूसरा और चौथा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।